देखिए अब हम लोग लेते हैं टॉपिक गॉसे इंटरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूरा इमेजिनेशन है, हमें बात को समझना है। जो आप लोगों को मैंने सिन पेरिपेंडर एंटी पेरिपेंडर देखने सिखाए थे, मैंने आपको डाइहेड्रल एंगल्स देखने सिखाए थे साइक्लिक सिस्टम्स के अंदर, ध्यान रखना अब वो आज कंसेप्ट हमारा काम आएगा। ओके चलिए तो हम लोग लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गॉसे इंटरेक्शन। हेडिंग डालेंगे आप लोग गॉसे इंटरेक्शन। देखो भाई, ये जो गॉसे इंटरेक्शन होती है ये एक प्रकार की रिपल्सिव इंटरेक्शन है। सबसे पहले तो ये क्लियर रखना, गॉसे इंटरेक्शन क्या है? ये एक प्रकार की रिपल्सिव इंटरेक्शन है जो कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करती है और उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करती है। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए रिपल्सिव इंटरेक्शन। इट इज ए रिपल्सिव इंटरएक्शन, ये एक प्रकार की रिपल्सिव इंटरएक्शन है। इट इज ए रिपल्सिव इंटरएक्शन दैट्स increase the potential energy, that's increase the potential energy of the system, that's increase the potential energy of the system and decrease their stability और कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करती है। राइट, ऑब्वियसली किसी भी प्रकार का रिपल्शन जो होता है वो हमेशा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है और उसकी स्टेबिलिटी को कम करता है। जब हर प्रकार का रिपल्शन ऐसा ही करता है तो गॉसे रिपल्शन भी, गॉसे इंटरेक्शन भी यही करेगी। क्लियर? अब देखिए अगला पॉइंट इसके अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर उपस्थित, याद रहे, पर गॉसे इंटरएक्शन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को 0.9 किलो कैलोरी से इंक्रीज करती है। तो मैं क्या कहूंगा? पर गॉसे इंटरएक्शन increase the potential energy of system by 0.9 किलो कैलोरी पर मोल, इससे ये इंक्रीज होती है। क्लियर? अब ये गॉसे इंटरेक्शन एक्चुअली है क्या, हमारे को ये देखना है। आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमारे बीच में जिक्र हो चुका है कि गॉसे रिपल्शन, गॉसे इंटरएक्शन, जिसको आप ब्यूटेन गॉसे भी कह सकते हो, ये एक्चुअली 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन के बीच का रिपल्शन है, या कह दो उन पर लगे हुए ग्रुप्स का रिपल्शन है, उन पर लगे हुए हाइड्रोजन एटम्स के बीच में रिपल्शन है। क्लियर? तो मैं कह दूं ये क्या है, याद करो क्या बताया था, गॉसे रिपल्शन, गॉसे इंटरेक्शन क्या है, तो आप याद करो, ये मैंने यहां फ्रंट कार्बन लिया और फ्रंट कार्बन एटम पर मैंने यहां देखो इधर ये लगाया और ये ग्रुप लगाया। क्लियर? फिर मैंने यहां ये लीजिए ये लगाया और ये लगाया। फ्रंट और बैक कार्बन एटम पर ये हमने ग्रुप्स लगा दिए हैं। ओके, अब मैं कह रहा हूं यहां पर हाइड्रोजन्स लगे हैं, ये लीजिए, ये हाइड्रोजन एटम्स लगा दिए और इस कार्बन पे और इस वाली पोजीशन पर मैंने कार्बन लगाए और मैंने ये जो कार्बन है इस पर ये हाइड्रोजन एटम्स लगा दिए। ये लीजिए, यही कहा था मैंने, करेक्ट। और बाकी ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं ये लीजिए, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अब मैं जो कह रहा हूं वो समझना, यहां पर इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में होने वाला ये जो स्टीयरिक रिपल्शन है,
दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में होने वाला ये जो स्टेरिक रिपल्शन है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये स्टेरिक रिपल्शन ही क्या कहलाता है? ब्यूटेन गॉशे रिपल्शन या गॉशे रिपल्शन या गॉशे इंटरएक्शन। क्लियर? तो दो अल्काइल ग्रुप के बीच का बताइए डाइहेड्रल एंगल कितना है राइट नाउ? अगर मैं कहूं ये डाइहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। करेक्ट? और 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल जब भी अल्काइल ग्रुप के बीच में होता है तो ऐसे कन्फर्मर को हम गॉशे कन्फर्मर पढ़कर आए हैं नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर। ओके? और मैं ये कह रहा हूं इस नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर अगर मैं इन कार्बन एटम की नंबरिंग करूं तो देखो, इस कार्बन को अगर मैं 1 नंबर कह दूं, फिर इसको मैं 2 नंबर कह दूं, फिर सर्किल को 3 नंबर कह दूं और इसको मैं 4 नंबर कह दूं, तो बताइए ये गॉशे इंटरैक्शन, ये स्टेरिक रिपल्शन किस किस के बीच में है? मैं कह दूं 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन एटम के बीच में है, या एक्चुअली करेक्ट वर्ड तो क्या है? 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन एटम पर लगे हुए ग्रुप्स के बीच में स्टेरिक रिपल्शन को हम क्या कह रहे हैं? गॉशे रिपल्शन या गॉशे इंटरैक्शन। क्लियर? तो मैं क्या कह सकता हूं? It is the repulsion in between the group, या इन्हीं को हम एटम भी कह सकते हैं, बिकॉज अब ये हाइड्रोजन हो या ग्रुप्स हो, कुछ भी हो सकते हैं। इन बिटवीन द ग्रुप्स या एटम्स लाइज at carbon atom having position 1 and 4, यानी C1 एंड C4 कार्बन एटम पर लगे हुए जो भी एटम्स या ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में होने वाले स्टेरिक रिपल्शन को गॉशे रिपल्शन या गॉशे इंटरैक्शन कहा जाता है। क्लियर? ये जो इंटरैक्शन हो रही है ना, अरे ये जो इंटरैक्शन हो रही है ना, ये 1 नंबर और 4 नंबर एटम पर लगे हुए एटम या ग्रुप्स के बीच में हो रही है, और इसे ही मैं क्या बोल रहा हूं? इसे ही मैं बोल रहा हूं गॉशे इंटरैक्शन। याद रहे, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं ब्यूटेन गॉशे रिपल्शन। करेक्ट? तो ये इंटरैक्शन एक प्रकार का रिपल्शन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। करेक्ट? ये बात हुई आपके इंट्रोडक्शन ऑफ गॉशे इंटरैक्शन। अब मैं इस गॉशे इंटरैक्शन का इंट्रोडक्शन जरा साइक्लिक सिस्टम में भी आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा आप जरा, अब मैं साइक्लिक सिस्टम पे आ रहा हूं। देखिए, तो हेडिंग डालेंगे गॉशे इंटरैक्शन इन साइक्लिक सिस्टम। Gaussian interaction in cyclic system। Gaussian interaction in cyclic system, अब मैं इसकी चर्चाएं आपसे कर रहा हूं। ओके, देखो गॉशे इंटरैक्शन जो साइक्लिक सिस्टम के अंदर हमारे बीच में डिस्कशन होगा वो शुरू करें हम, उससे पहले एक बात जान लें, और वो बात क्या है कि अगर वो गॉशे इंटरैक्शन जो होमो एन्युलर होती है किसी भी साइक्लिक सिस्टम में, उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है, बिकॉज वो तो सब में है, और जो सब में है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज मैं गॉशे इंटरैक्शन से एक्चुअली 2 फॉर्म के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालूंगा। मैं क्या निकालूंगा इससे? 2 फॉर्म का, 2 कन्फर्मर का, दो 3D का आपस में एनर्जी डिफरेंस निकालूंगा। और याद रखना, होमो एन्युलर गॉशे दोनों ही कंपाउंड में होती है, हर साइक्लिक कंपाउंड में होती है। तो जो चीज सब में है तो आपको एनर्जी डिफरेंस निकालते वक्त कॉमन चीज को लेने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? तो देखो, ये चीज मैंने कही, हो सकता है थोड़ी सी कम समझ में आई हो, लेकिन जब अभी हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत ही बढ़िया तरीके से बात समझ में आएगी। पहले मैं स्टेटमेंट लिख लूं। देखो, आप मैंने क्या बोला? मैंने बोला गॉशे इंटरैक्शन दैट इज होमोएन्युलर इन नेचर।
Gaussian interaction that is homoannular in nature, that is homoannular in nature, that is homoannular in nature, has no physical significance, has no physical significance, उसकी कोई physical significance नहीं होती है, has no physical significance। याद रहे Gaussian interaction that is homoannular, homoannular का मतलब होता है एक ही रिंग में हो, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। देखो क्या मतलब है, जरा देखेंगे। ये मैंने चेयर फॉर्म ली, ये लीजिए, ये एक चेयर फॉर्म ली गई, करेक्ट। अब इस चेयर फॉर्म के अंदर मैं आपसे अगर ये कहूं कि भाई ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, अरे क्या इनकी रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,4 है? तो आप कहोगे हाँ, इनकी रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,4 है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसका न्यूमान्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाओ जरा। अगर मैं अब आपसे ये कहूं इस चेयर फॉर्म का न्यूमान्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाओ जरा, तो मैंने आपको इनके न्यूमान्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं ये चीजें सिखाई हैं। बिल्कुल भैया, पिछली क्लासेस के अंदर आप लोगों को सिखाया गया है कि इनके न्यूमान्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं यहां अगर आपसे ये कहूं कि भाई मैं इनको नंबर 1 दे देता हूं, इसको नंबर 2 दे देता हूं, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, ये नंबर 6 हो गया। तो अरे देखो ये 3 नंबर और 6 नंबर एटम जो है, 3 नंबर और 6 नंबर कार्बन जो है, इनकी रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1 और 4 ही तो है। तो मैं इसका जब न्यूमान्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाऊंगा तो मैं ये फ्रंट कार्बन एटम और इसका फ्रंट कार्बन एटम क्या क्या कहूंगा जरा देखेंगे। मैं कहूंगा ये फ्रंट कार्बन एटम 1 नंबर है, ये क्या है 1 नंबर, ये लीजिए। और इसका जो सर्किल है वो क्या है ना, चलो एक बार में सर्किल जो है, सर्किल वो क्या है 2 नंबर है। क्या है भैया 2 नंबर, ये हम लोगों को पता है, ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद 3 नंबर आगे चला गया, फिर आगे 4 नंबर सर्किल बनेगा इधर से और 5 नंबर फ्रंट बनेगा, राइट। तो मैं कहूंगा ये 5 नंबर है, करेक्ट। और 4 नंबर पीछे सर्किल है, ये लीजिए, ये आपका 4 नंबर है, क्लियर। अब देखिएगा मैं यहां पर ग्रुप्स लगाता हूं, जरा ग्रुप्स लगाता हूं, आप लोग देखेंगे। अगर मैं कह दूं ये फ्रंट कार्बन एटम, देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं ये फ्रंट कार्बन एटम, ये लीजिए, और यहां ये लीजिए, और ये लीजिए, ऐसे ये फ्रंट और ये फ्रंट यहां से जुड़ा हुआ है, इधर से ये बैक हो गया, ये बैक हो गया, और ये इससे जुड़ा हुआ है, करेक्ट। अब आपसे ये कह दिया जाए, अगर देखो इधर, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि देखो फ्रंट कार्बन एटम से ये जो है आपका ये 6 नंबर कार्बन है, और जो सर्किल है उस पर लगा ये जो कार्बन है ये 3 नंबर है। तो जरा देखेंगे इस 3 नंबर और 6 नंबर कार्बन एटम के बीच का डाइहेड्रल एंगल कितना है। तो आप कहोगे यार डाइहेड्रल एंगल इनके बीच का क्या है 60 डिग्री। क्या है इनके बीच का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री। तो बताइए इस कार्बन एटम पर लगे हुए हाइड्रोजन और इस कार्बन एटम के बीच में लगे हुए हाइड्रोजन के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा क्या। तो आप कहोगे यस, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा। वो स्टेरिक रिपल्शन कहलाता है होमोएन्युलर गॉशे इंटरएक्शन। अरे क्या बोला मैंने, जरा देखना भाई, क्या कहा मैंने आप लोगों से ये कहा, देखो इधर कौन सा कलर लूं, कलर ले लीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां ये जो 6 नंबर कार्बन और ये जो 3 नंबर कार्बन है, 6 नंबर और 3 नंबर कार्बन है, अरे इन कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन ये लीजिए, इन कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन ये लीजिए, इनके बीच में क्या कोई स्टेरिक रिपल्शन होगा क्या, इनके बीच में क्या कोई स्टेरिक रिपल्शन होगा क्या। तो आप कहोगे यस, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा। और ये जो इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है ना, ये जो इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है ना, ये जो स्टेरिक रिपल्शन इनके बीच में हो रहा है, राइट, ये वाला
ये स्टेरिक रिपल्शन ही क्या कहलाता है, इस स्टेरिक रिपल्शन को ही क्या बोलते हैं, इस वाले स्टेरिक रिपल्शन को ही क्या बोलते हैं, दैट इज द होमो एन्युलर गॉशे इंटरएक्शन। इसे हम कहते हैं होमो एन्युलर गॉशे इंटरएक्शन। तो पहले तो आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये होमो एन्युलर गॉशे इंटरएक्शन जो होती है ना, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, बिकॉज ये तो हर चेयर फॉर्म में होती है। कंपाउंड कैसे भी बनाओ, है ना, आपको पता है ये चेयर फॉर्म के अंदर तो ये तो सभी में है, करेक्ट। इसलिए जो चीज सब में है वो एनर्जी तो हर मॉलिक्यूल की बढ़ाएगा, राइट। इसमें भी वो होमो एन्युलर है, इसमें भी होमो एन्युलर है, तो एनर्जी इसकी भी बड़ी है, एनर्जी इसकी भी बड़ी है। आपको तो इसके अलावा एडिशनल और कौन सी गॉशे है जो इसमें है इसमें नहीं है, केवल उससे डीलिंग करना है ताकि दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस आप निकाल सको, ताकि आप डेल जी नॉट को कैलकुलेट कर सको। ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा कि ये जो चेयर फॉर्म होती है ना, इस चेयर फॉर्म के अंदर होमो एन्युलर गॉशे इंटरेक्शन होती है। होमो एन्युलर गॉशे इंटरेक्शन का मतलब है विद इन द रिंग जो कार्बन एटम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री के डाइहेड्रल एंगल पे होते हैं, उन पर लगे हुए हाइड्रोजन के बीच का रिपल्शन क्या कहलाता है, वो कहलाता है होमो एन्युलर गॉशे इंटरएक्शन। और उसका याद रहे किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। यानी अगर कोई आपसे कहे बताइए इसके अंदर कुल कितनी गॉशे, तो आप कहोगे 0 गॉशे, बिकॉज ऑल आर होमो एन्युलर, उनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा इस कंपाउंड के लिए कि यहां 0 गॉशे, क्योंकि जो दिख रही है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसके मैं कहूंगा नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, याद रखना। यहां 0 गॉशे बोली जाएगी, करेक्ट। अब मैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने यहां पर साइक्लोहेक्सेन ली, वैसे ही अगर मैं ट्रांसडेकालीन ले लूं, इन ट्रांसडेकालीन, करेक्ट। तो बोलो ट्रांसडेकालीन के अंदर 2 चेयर फॉर्म कैसे लगी होती है, हम लोगों को पता है 2 चेयर फॉर्म ऐसे लगी होती है इन ट्रांसडेकालीन। ये लीजिए, तो बताइए इसके अंदर कितनी गॉशे बोली जाएगी। तो भाई अगर आप ये दोनों कार्बन लेते हो, ये सर इनके रिंग के बीच में ले लेते हैं, तो इनके रिंग के बीच में लोगे तो ये दोनों कार्बन इसी रिंग का हिस्सा है, तो होमो एन्युलर बोला जाएगा। अगर आप कहोगे नहीं नहीं सर इसमें मत लो, आप तो इनमें ले लो एक बार, अगर आप इसमें और इसमें लोगे, ये भी दोनों कार्बन एटम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल रखते हैं, लेकिन ये दोनों ही कार्बन इसी रिंग का हिस्सा है, तो ये भी होमो एन्युलर है। इसका मतलब इसमें तुम कोई सी भी गॉशे के हाथ लगाओ, सब होमो एन्युलर है इसके अंदर। इसलिए ट्रांसडेकालीन में भी ये कहा जाता है कि इसमें कोई गॉशे इंटरेक्शन नहीं होती। हम बोलेंगे यहां 0 गॉशे इंटरेक्शन कही जाएगी। क्या बोला जाएगा यहां 0 गॉशे इंटरेक्शन, क्योंकि सारी की सारी होमो एन्युलर है, तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका नहीं है। 0 गॉशे इंटरेक्शन। क्लियर? क्यों है 0 गॉशे, समझ गए आप लोग? बिकॉज ये कैसी है, होमो एन्युलर, राइट। ये कैसी है, होमो एन्युलर, राइट। और ऐसे ही ये भी कैसी है, होमो एन्युलर। ये दोनों की दोनों होमो एन्युलर गॉशे है। ये भी होमो एन्युलर है, ये भी होमो एन्युलर है। बोथ आर होमो एन्युलर, मतलब हर प्रकार से ये होमो एन्युलर है। किन्हीं भी 1,4 को ले लो, उनके बीच का रिपल्शन होमो एन्युलर है, और होमो एन्युलर को कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं ये कह देता हूं यहां ये भी सारी की सारी कैसी है, होमो एन्युलर। ऑल आर होमो एन्युलर, होमो एन्युलर गॉशे। इसलिए कहा मैंने नो फिजिकल
सिग्निफिकेंस, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस इसके अंदर नहीं होता है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने आपको गॉसियन इंटरेक्शन का एक इंट्रोडक्शन दिया है, ये मैंने आपको गॉसियन रिपल्शन का एक इंट्रोडक्शन दिया है, एसाइक्लिक कंपोनेंट में भी और साइक्लिक कंपोनेंट में भी। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं यहाँ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, फिर पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर गॉसियन इंटरेक्शन, फिर मैं डिस्कस करूंगा डेकालीन में गॉसियन इंटरेक्शन, सिस डेकालीन में, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा पर हाइड्रो फिनेंथ्रीन के अंदर गॉसियन इंटरेक्शन, पर हाइड्रो एंथ्रासीन के अंदर गॉसियन इंटरेक्शन, ताकि उनके एनर्जीज हमें कंपेयर करनी आए। फिर हम इन्हीं को जोड़ देंगे हीट ऑफ कंबशन से, इन्हीं को जोड़ देंगे गिब्स फ्री एनर्जी एंड रिलेटिव पॉपुलेशन से। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं जो अब हम लोगों को समझनी है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग जो समझाऊंगा वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन से समझाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता चीज को हम समझते चलेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप चीजों को समझो, ताकि जब हम टफ मॉलिक्यूल्स पर आए तो हमारे को वो कहीं भी परेशान ना कर सके। ओके, अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन को भी मैं चालू करूं उससे पहले मैं आपको एक्चुअली गॉसियन इंटरेक्शन का पूरा निचोड़ ही समझा देता हूं, मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूं, आप ध्यान से समझना। अब मैं जो आपको समझा रहा हूं बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाओ भैया, एक एक चीज को अब ध्यान से समझना, अलर्ट होके बैठ जाना। अब तुम लोग देखो, अब मैं अगर यहां बात करता हूं कंसेप्ट ऑफ गॉसियन रिपल्शन का, तो जरा आप लोग देखें, मुझे बताओ गॉसियन रिपल्शन जो है वो C1 एक नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन पर लगे हुए ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन है, यही है। अब मैं क्या करता हूं, एक नंबर कार्बन, अरे मैं रिंग के बाहर ले जाता हूं, बस ये रिंग के बाहर गया। अरे बात समझ में आई, ये रिंग के बाहर जा चुका है, करेक्ट। अब आप बताइए डाइहेड्रल एंगल एक नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन के बीच में क्या रहना चाहिए, हम कहें एक नंबर और 4 नंबर कार्बन के बीच में जब मैं गॉसियन रिपल्शन देख रहा हूं तो उनके बीच का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए, करेक्ट। तो ये रहा आपका एक नंबर कार्बन, समझना बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना। ये रहा आपका एक नंबर कार्बन, करेक्ट, ये एक नंबर कार्बन है, बिल्कुल है भैया। ये आपका 2 नंबर कार्बन है, ये आपका 3 नंबर कार्बन है और ये आपका 4 नंबर कार्बन है। तो बताइए एक नंबर कार्बन और ये रहा 4 नंबर कार्बन, बताइए ये एक नंबर और 4 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन्स हैं, तो आप कहोगे हाँ एक नंबर पर भी 3 हाइड्रोजन है और 4 नंबर कार्बन पर भी हाइड्रोजन तो है, क्लियर। क्या इनके बीच का रिपल्शन गॉसियन रिपल्शन है, तो आप कहोगे गॉसियन तभी होगा जब इनके बीच का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का होगा। तो भैया पहले तो आप ये कहेंगे, पहले तो आप ये बताएंगे कि यहाँ ये मैंने एक सिस्टम लिया और मैंने कहा इस सिस्टम में यहाँ एक एक्सियल पे कोई ग्रुप लगा है और यहाँ ये जो है रिंग का कार्बन है, कहिए इन दोनों के बीच का डाइहेड्रल एंगल क्या है। तो सुनो, आंसर आप सोचो और मुझे रिप्लाई करो, उससे पहले दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये चेयर फॉर्म है और चेयर फॉर्म एक स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में 2 ही प्रकार के डाइहेड्रल एंगल की चर्चाएं होती हैं, एक 60 डिग्री और एक 180 डिग्री, एक 60 और एक 180। और हमें पता है ये 180 तो नहीं है, बिकॉज 180 कौन होता है, 1-2 ट्रांसएक्सियल 180, एक इक्वेटोरियल एक रिंग का 180, यही तो होता है 180। इसके अलावा और कुछ भी कह दूं वो सब 60 डिग्री होते हैं। तो बताइए इस पर लगा हुआ तो एक्सियल और इस पे लगा हुआ रिंग का कार्बन, अरे इनके बीच का डाइहेड्रल एंगल क्या है, तो आप कहोगे 60 डिग्री है, क्लियर। तो इसका मतलब इस कार्बन पर लगे हाइड्रोजन और इस कार्बन पर लगे हाइड्रोजन के बीच में क्या रिपल्सिव इंटरेक्शन होगी, हम कहेंगे यस। क्या वो गॉसियन है, हम कहेंगे यस। और वो गॉसियन आप याद करो हम 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन के नाम से पढ़कर आए हैं, उसे हम और क्या पढ़कर आए हैं, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। ये लीजिए,
क्या ये रिपल्शन होगा? यस, याद करो, ये कार्बन और इस कार्बन से लगा हुआ एक हाइड्रोजन में इधर कर दूं तो देयर इज अ रिपल्सिव इंटरएक्शन। करेक्ट। तो देखो ये 1 नंबर और ये 4 नंबर कार्बन पे लगा हुए यहां पर आपको गॉसियन रिपल्शन दिखाई दे रहा है। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आप लोगों को, बस एक बार कंसेप्ट समझ लो, बस फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। देखो देखो देखो, अब मैं यहां पर ये 1 2 3 4 दूसरे तरीके से नंबरिंग करता हूं। अब देखो मैं 1 2 3 4 ऐसे बोल दूं, ये वापस से बोला 1 नंबर, फिर ये वापस से बोला 2 नंबर, फिर ये वापस से बोला 3 नंबर, और फिर मैंने ये वापस से बोला 4 नंबर, वापस से 1 2 3 4 कर दिया। तो बोलो 1 नंबर कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन यस, और 4 नंबर कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन हम कहेंगे यस। अरे अगर मैं इनको यहां पर दिखाऊं, बताओ क्या ये रिपल्शन भी गॉसियन है? तो आप कहोगे यस, ये भी गॉसियन ही है, ये भी गॉसियन ही है। हम कहेंगे हाँ जी ये भी गॉसियन ही है। ये लीजिए, तो यहां देखो भाई गॉसियन रिपल्शन, ये है, हम कहेंगे यस। क्या ये भी गॉसियन इंटरेक्शन है? हम कहेंगे यस। यहां पर ये मिथाइल इस कार्बन पर लगी H के साथ गॉसियन देता है, इस कार्बन पर लगी H के साथ भी गॉसियन देता है। अब आप कहोगे यार गॉसियन अगर ये है तो डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए, तो हम कहेंगे यस डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री का दिखेगा। कैसे दिखेगा जरा देखेंगे, जरा देखेंगे। अगर मैं यहां ये देखो ये 1 2 सिस्टम लेता हूं, अब ये लीजिए, ये ले लिया मैंने सिस्टम, और मैं कहूं इस पर लगा एक्सियल और इस पे लगा रिंग का एटम, क्या इनके बीच का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है? तो आप कहोगे यस 60 डिग्री है। दिख नहीं रहा, इमेजिन नहीं हो रहा, लेकिन हमने फॉर्मूले बना रखे हैं और हमारे फॉर्मूले हमें पता है। करेक्ट, मैंने आपको बता रखे 180 कहां कहां होते हैं। अगर वो है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो फिर 60 डिग्री बोलना है, बिकॉज यहां पे 0 कभी नहीं दिखता, 120 कभी नहीं होता। 0 120 का तो नाम ही मत लेना, बिकॉज वो तो एक्लिप्स्ड के डाइहेड्रल एंगल्स हैं। ये तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, या इसमें या तो 60 है या 180 है। 180 है नहीं तो फिर क्या है 60। पहले 60 डिग्री का एंगल क्लियर करो, फिर आप ये देखो 1 और 4 नंबर कार्बन क्लियर करो, फिर 1 और 4 नंबर कार्बन पर लगे हुए हमें पता है ग्रुप्स के बीच में वाला रिपल्शन ही गॉसियन रिपल्शन कहलाता है। तो मैंने आप लोगों को ये मिथाइल जब ये अल्काइल ग्रुप जब एक्सियल पे होता है तो रिंग के किन कार्बन से गॉसियन फील करता है ये समझा दिया है। करेक्ट। अब मैं आगे की चर्चाएं करता हूं, और आगे की चर्चाएं देखो देखो करता हूं आगे की चर्चाएं। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा देखेंगे। मैंने क्या करा, मैंने यहां एक मिथाइल ग्रुप लगाया। अरे समझना समझना तुम लोग यार, समझना है ना। ये मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगाया और मैंने आपसे कहा कि बताओ यार इसके और इसके बीच में होने वाला रिपल्शन भी, मतलब इसके कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन और इस कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन के बीच में लगने वाला रिपल्शन भी क्या गॉसियन रिपल्शन है? तो आप कहोगे यस। देखो कैसे। सबसे पहले मैं फिर से यहां पर नंबरिंग की चर्चाएं करता हूं। आप देखना मैं फिर से यहां नंबरिंग दे रहा हूं। अब के मैं देता हूं ये 1 नंबर, फिर मैं देता हूं ये 2 नंबर, फिर मैं देता हूं ये 3 नंबर, और इसको मैंने दे दिया 4 नंबर। तो 1 नंबर कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन और 4 नंबर कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन के बीच में होने वाला जो रिपल्शन होता है वही रिपल्शन क्या कहलाता है? गॉसियन रिपल्शन। लेकिन उनके बीच का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, यानी 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन के बीच का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो क्या 60 डिग्री है? तो हम कहेंगे हाँ भाई 60 डिग्री है। ये आपने 1 2 पोजीशन, ये एडजेसेंट पोजीशन है, और इस पर लगा हुआ एक्सियल और इस पे लगा हुआ इक्वेटोरियल। बताओ इनके बीच में डाइहेड्रल एंगल 60 है। तो यस, एक टेट्रा एटॉमिक सिस्टम ये दिख रहा है हमारे को 1 2 3 4। इस टेट्रा एटॉमिक सिस्टम के अंदर ये आपके एडजेसेंट कार्बन एटम है, इस पर ये इधर एक बॉन्ड है, इस पर इधर एक बॉन्ड है, दोनों के बीच का डाइहेड्रल एंगल क्या बोला जाएगा? 60 डिग्री। बिकॉज ये 180 तो दिख नहीं रहा, जब 180 नहीं दिख रहा तो 60 डिग्री बोलना है हमारे को पता है यहाँ 60 डिग्री बोला जाएगा। करेक्ट। तो बताइए मुझे एक बात आप लोग कि अगर मैं कहूं बताइए इसके बीच में होने वाला ये जो रिपल्शन है, अरे इनके बीच में होने वाला ये जो रिपल्शन है क्या वो गॉसियन रिपल्शन है? तो आप कहोगे यस ये भी एक गॉसियन रिपल्शन है। करेक्ट। चलिए ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है। अब सुन लो आगे की बात सुन लो भैया। अब मैं अगर आगे की बात आप लोगों से ये कह दूं कि भाई यही मिथाइल ग्रुप यहां भी तो हो सकता था। ये लीजिए, ये मिथाइल
मैंने एक यहां पर भी लगाया। तो बताइए क्या ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अरे इसके और इसके बीच में होने वाला रिपल्शन गॉसे बोला जाएगा? हम कहेंगे ना, कभी नहीं बोला जाएगा, बिकॉज वी नोज वेरी वेल। यहां पर कोई बता दे यार, कोई बता दे, गली का बच्चा भी बता दे, दोनों के बीच का डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री है, और 180 डिग्री डाइहेड्रल एंगल पर कोई गॉसे रिपल्शन नहीं बोला जाता, ये हम लोगों को पता है। चलिए, तो मैंने देखो इधर की तरफ सारी चीजें डिस्कस कर ली, सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब मैं उधर वाले कंपोनेंट पे जाता हूं, उधर वाले पे। मतलब मैंने देखो क्या करा, मैंने एक्सियल पर मिथाइल लगाया, एक्सियल पर मिथाइल लगाने के बाद इस कार्बन पर ये एक मिथाइल, एक ये मिथाइल, एक ये रिंग का कार्बन एटम, मैंने तीनों से गॉसे चेक कर ली। मेरे को गॉसे इसके साथ मिली, गॉसे इसके साथ मिली, इसके साथ मुझे कोई गॉसे नहीं मिली। अब मैं इस मिथाइल को इसके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसके साथ, यानी कि इस कार्बन के साथ डिस्कस कर रहा हूं, और इस कार्बन के साथ जब मैं डिस्कस करूंगा तो भाई ये मिथाइल एक लगाया जाएगा, और यहां भी एक मिथाइल लगाया जाएगा। ये मिथाइल लगाया गया इधर भी, करेक्ट। अब मैं आपसे कहता हूं यहां किधर किधर हमें गॉसे मिलेगा? बताइए क्या इस मिथाइल और इस मिथाइल के बीच में हमें कोई गॉसे मिलेगा? हम कहेंगे नहीं, बिकॉज डाइहेड्रल एंगल 180 है। अब आप बताइए इस मिथाइल और इस मिथाइल के बीच में गॉसे मिलेगा? तो पहले तो डाइहेड्रल एंगल देखो, क्या डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है? तो आप कहोगे यस, क्योंकि 180 तो है नहीं, 180 नहीं तो फिर क्या है, 60 डिग्री है। क्योंकि 180 क्या होता है, 1-2 एक्सियल एक्सियल, या 1-2 में या एडजेसेंट पोजीशन में एक इक्वेटोरियल और एक रिंग का एटम, इनके बीच में 180 होता है। बाकी हर डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है, ये हम लोगों को पता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच में डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है। अब रिलेटिव पोजीशन क्या है? तो कहेंगे रिलेटिव पोजीशन अभी भी आपकी 1 and 4 ही चल रही है। जरा देखेंगे, फिर से नंबरिंग चलाते हैं। ये हमारी 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर। तो 1 नंबर कार्बन के हाइड्रोजन और 4 नंबर कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन गॉसे रिपल्शन कहलाता है। शर्त ये है 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन के बीच का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो। तो बताइए क्या इन दोनों मिथाइल के बीच का जो रिपल्शन होगा, क्या वो गॉसे रिपल्शन होगा? ये लीजिए, अब के मैं यहां ये ले रहा हूं, देखो जरा, अब के मैं ये ले रहा हूं, देखो क्या ये गॉसे रिपल्शन है? तो आप कहोगे यस, ये भी एक गॉसे रिपल्शन है, करेक्ट। आगे मेरी बात समझ में यहां तक? तो बताइए गॉसे रिपल्शन कहां कहां हुई, जरा मैं उसकी चर्चाएं आप लोगों से एक बार वापस से कर देता हूं। इसका मतलब जब भी कभी कोई भी एक मिथाइल एक्सियल पर होता है, इसका मतलब सार बता रहा हूं, ये एक मिथाइल मैंने एक्सियल पे लगा दिया, तो ये गॉसे रिपल्शन कहां कहां देता है, जरा आप लोग देखेंगे। मैं ये कह दूं कि ये एक मिथाइल दे दिया यहां, और यहां एक मिथाइल, और यहां एक मिथाइल लगा हुआ है, ये लीजिए एक मिथाइल यहां लगा हुआ है, राइट। बस, और मैंने कहीं हो भी तो फर्क नहीं पड़ रहा हमारे, है ना? या चलो लगा तो देते हैं, लगाने में क्या जाता है, करेक्ट, ये लगा दिया मैंने मिथाइल, राइट। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो एक्सियल पोजीशन पर ये जो मिथाइल है, ये गॉसे कहां कहां किस किस के साथ शो करता है। आप समझना कि एक मिथाइल एक्सियल वाला कहां कहां गॉसे शो करेगा, वो जरा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं। ओके, देखो मैं आपसे ये कह दूं, जब मैं इस मिथाइल को इधर की तरफ डिस्कस कर रहा हूं, इधर की तरफ, इस तरफ डिस्कस कर रहा हूं मैं इस मिथाइल को, किस तरफ डिस्कस कर रहा हूं, देखना, इस तरफ से, यहां इस वाले सिस्टम पे डिस्कस कर रहा हूं, तो बोलिए इस पर लगा ये मिथाइल तो 180 डाइहेड्रल एंगल रखता है, लेकिन ये इसके साथ 60 और इधर इसके साथ भी 60 रखता है, तो ये एक गॉसे तो इधर दिखाएगा और एक गॉसे ये इसके साथ दिखाएगा। बोलो, इस वाले कंपोनेंट के साथ तो मैंने गॉसे कर दी, यहां पर डिसाइड आपसे समझा दिया मैंने, इधर वाली तो गॉसे। अब मैं जो कह रहा हूं समझना, अब मैं इधर वाले 1-2 सिस्टम पे आ रहा हूं, इधर वाले पर, अब इसमें इधर वाले के साथ तो डाइहेड्रल एंगल कितना है, 180। अब क्या बच गया, एक ये और एक ये, इसके साथ भी 60 है, इसके साथ भी 60 है, तो गॉसे एक ये होगी और गॉसे इसके साथ भी होगी।
तो बताइए एक एक्सियल पोजीशन पर जब भी कभी कोई एक मिथाइल होता है तो बताइए वो गॉशे कुल कितनी दिखा सकता है। एक एक्सियल पोजीशन पर जब कोई मिथाइल ग्रुप लगाते हो, कोई एक एल्काइल ग्रुप लगाते हो, तो वो मैक्सिमम कितनी गॉशे दिखा सकता है। तो हम कहेंगे मैक्सिमम वो 4 गॉशे दिखा सकता है। 2 गॉशे रिंग के कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन के साथ या उस पर लगे ग्रुप्स के साथ। क्या बोला मैंने, क्या बोला, वापस से सुनो। जब भी कभी कोई एक मिथाइल एक्सियल पोजीशन पर होता है तो वो मैक्सिमम कितनी गॉशे दिखा सकता है। तो हम कहेंगे वो मैक्सिमम 4 गॉशे दिखा सकता है। 2 तो रिंग के कार्बन के साथ और 2 साइड चेन जो भी लगी हुई है, ग्रुप लगे हुए हैं उनके साथ। अगर है तो दिखा देगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। तो बोलो जब भी कभी एक ग्रुप एक्सियल ग्रुप, जब भी कभी एक मिथाइल एक अल्काइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर है तो वो मैक्सिमम कितनी गॉशे फील कर सकता है, ये हमने समझ लिया है। वो मैक्सिमम 4 गॉशे फील कर सकता है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 4 गॉशे फील कर सकता है। 4 में से 2 गॉशे रिंग की तरफ से जाएंगी आएंगी और 2 गॉशे ये जो साइड में सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये लीजिए एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, ये लीजिए एक यहां से मिली और एक यहां से मिली। बस ये 4 गॉशे हुई। 2 रिंग से मिलती हैं और 2 साइड से मिलती हैं। अगर ये साइड में है तो बहुत अच्छे, नहीं है तो बहुत बहुत ही अच्छे। आई बात समझ में, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको एक्सियल पर गॉशे सिखाया। अब मैं जरा इस चीज को और आगे बढ़ाता हूं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखेंगे आप लोग, देखेंगे। अब मैं इसी मिथाइल को, इधर देखो भाई, इसी मिथाइल को इक्वेटोरियल पे लगा देता हूं। लीजिए अब मैंने मिथाइल को कहां लगा दिया, अब मैंने मिथाइल को इक्वेटोरियल पे लगा दिया। अब एक बात बताओ यार, इक्वेटोरियल पर अगर कोई मिथाइल है और अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई इधर की तरफ से गॉशे फील करवाओ, अगर आपको इस वाले कार्बन पर लगे ग्रुप्स के साथ गॉशे चेक करनी है तो अब आप क्या करोगे। मैं रिपीट करता हूं, मैंने इक्वेटोरियल पर मिथाइल लगा लिया और मैं आपसे कह रहा हूं अब मैं ये वाला सिस्टम ले रहा हूं इधर से, क्योंकि एडजेसेंट एटम आपके यही बनेंगे। ये एडजेसेंट एटम है, इस पर लगे ग्रुप्स को ही आपको रिपल्शन चेक करना है। तो बताइए इस पर क्या क्या लगा हुआ है। इस पर एक तो ये रिंग का कार्बन लगा है और ये मैं कह देता हूं आर। आर का मतलब भैया एल्काइल ग्रुप है। आर का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ध्यान रखिएगा। अब आप देखो मैंने यहां ये एडजेसेंट पोजीशन ली है, ये एडजेसेंट पोजीशन। ओके, अब आप समझना, इस पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस पर 3 ग्रुप लगे हैं, एक ये आर, एक ये आर और एक ये रिंग का कार्बन। मुझे बताओ रिंग के कार्बन और इक्वेटोरियल ग्रुप के बीच में तो डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री होता है, इसलिए इसके साथ कोई रिपल्शन नहीं देखा जाएगा। हटाओ उसको। तो अब मैं आपसे ये कहूं, देखो भाई 1,4 सिस्टम, जरा मैं मार्किंग करता हूं। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। एक बार और 1,4 देता हूं। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। आपको पता है 1 नंबर एटम और 4 नंबर एटम पे लगे हुए ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन और उनको गॉशे रिपल्शन, और शर्त ये है दोनों के बीच का डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो। पहले 1 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का डाइहेड्रल एंगल चेक कर लें। तो बोलो 1 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का डाइहेड्रल एंगल कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है। हम कहेंगे 60, क्योंकि 180 तो नहीं दिख रहा और 180 नहीं दिख रहा तो फिर 60 बोलना है। क्लियर, 180 तो दिखता है, साफ साफ दिखता है 180। तो 1 नंबर और 4 नंबर 60 डिग्री। बोलो 1 नंबर और 4 नंबर। और ये रेड वालों को देखो, रेड वालों को, अरे रेड वालों को देखो, रेड वाली नंबरिंग को देखो। 1 नंबर और 4 नंबर के बीच का डाइहेड्रल एंगल कितना, हम कहेंगे फिर से 60 डिग्री। और 60 डिग्री का अगर एंगल है डाइहेड्रल एंगल तो इसका मतलब वहां गॉशे अरेंजमेंट है। और 1 नंबर कार्बन पर लगे हुए ग्रुप और 4 नंबर कार्बन पर लगे हुए ग्रुप्स के बीच में अब जो रिपल्शन होगा वो गॉशे रिपल्शन कहा जाएगा। इसका मतलब जब मिथाइल इक्वेटोरियल पर होता है, जब मिथाइल इक्वेटोरियल पर होता है तो याद रहे गॉशे रिपल्शन इनके बीच में भी होता है। याद रहे गॉशे रिपल्शन इसके साथ भी होता है। ये दोनों गॉशे रिपल्शन है। समझ गए मेरी बात, समझ गए। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप आगे की चीज समझो। अब मैं 1,2 सिस्टम ये लीजिए, यहां से तो मैं ले चुका हूं गॉशे रिपल्शन, करेक्ट। याद रहे अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे इधर से। अरे जरा मैं इधर से कहता हूं, इधर से। अब मुझे पता है अगर मैं इधर से चलूंगा तो इधर भी तो ग्रुप क्या क्या लगे हुए हैं, आर लगा हुआ है, आर लगा हुआ है।
ये भी, अरे अरे क्या लगा दिया, आर लगा हुआ है, क्लियर, ओके, ये लगा हुआ है। अब मैं सबसे पहले तो आपसे ये कह दूं, जरा देखना, सबसे पहले तो कि यहाँ यार ये इस वाले पे एक एक्सियल पे आर है, एक इक्वेटोरियल पे आर है, और एक ये रिंग का आर है, करेक्ट। अब मैं जरा नंबरिंग देता हूं, नंबरिंग समझ लो, नंबरिंग समझ लो, नंबरिंग समझ लो। सबसे पहले ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अरे ये 1 और ये 4, ये 1 और ये 4, ये क्या बन गया, ये इक्वेटोरियल है और ये रिंग का कार्बन है। अरे वो 1 नंबर और 4 नंबर पोजीशन जो एक इक्वेटोरियल होती है और एक रिंग का कार्बन एटम होती है, बताइए उनके बीच का डाइहेड्रल एंगल क्या होता है? हमें पता है 180 डिग्री होता है। ये तो स्टीरियो केमिस्ट्री की पहली क्लास में ही हमें क्लियर करवा चुका था आप लोगों को, राइट। क्या होता है? 180 का डाइहेड्रल एंगल होता है। उसके बाद हमने डाइहेड्रल एंगल में फिर से रिवाइज किया था इस चीज को, और आज हमारी ये चीज काम आ रही है कि इसके और इसके बीच का एंगल तो 180 है, तो वो तो हट गया, कोई मतलब ही नहीं रहा। अब क्या बच गया? अब मैं नंबरिंग करता हूं। सबसे पहले तो देखो भाई, नंबरिंग कर रहा हूं मैं। ये मैंने 1 नंबर दिया, ये मैंने 2 नंबर दिया, ये मैंने इसको 3 नंबर दिया और ये 4 नंबर दिया। अरे बताओ 1 नंबर मिथाइल और 4 नंबर आर के बीच का डाइहेड्रल एंगल क्या है? तो बताइए 1 2। अगर मैं इक्वेटोरियल ये ग्रुप लेता हूं, एडजेसेंट पोजीशन पर लगे हुए इक्वेटोरियल ग्रुप लेता हूं, तो उनके बीच का डाइहेड्रल एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। तो इनके बीच में होने वाला रिपल्शन गॉसियन रिपल्शन कहलाएगा, करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं अब यहां फिर नंबरिंग चेंज कर रहा हूं, भैया देखो कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, ये लो। अब मैं ले रहा हूं वापस से ये 1 नंबर, फिर से मैं ये 2 नंबर ले रहा हूं, फिर से ये 3 नंबर ले रहा हूं और अब के ये 4 नंबर ले रहा हूं। बताइए ये वाला 1 नंबर और ये वाला 4 नंबर, इनके बीच का डाइहेड्रल एंगल क्या है? हम कहेंगे ये फिर से वही 60 डिग्री का है। तो यहां पर भी जो रिपल्शन होगा वो गॉसियन रिपल्शन कहलाएगा। इसका मतलब अब यहां गॉसियन रिपल्शन और कौन कौन कहलाएंगे? तो अगर मैं आपसे ये कह दूं क्या इनके बीच का रिपल्शन गॉसियन रिपल्शन है? आप कहोगे यस, इनके बीच का रिपल्शन गॉसियन रिपल्शन है। अगर मैं आपसे कहूं बताइए इनके बीच का रिपल्शन गॉसियन रिपल्शन है, आप कहोगे यस, इनके बीच का रिपल्शन भी गॉसियन रिपल्शन है। तो इसका मतलब इक्वेटोरियल पर जो लगा हुआ मिथाइल होता है वो भी मैक्सिमम कितने गॉसियन रिपल्शन फील कर सकता है? तो मैं कहूं इक्वेटोरियल पर भी अगर कोई मिथाइल है, कोई अल्काइल है, तो वो भी मैक्सिमम 4 ही गॉसियन फील कर सकता है। लेकिन इन 4 में से एक भी गॉसियन रिंग के कार्बन से या रिंग के कार्बन से नहीं होगा। इन 4 में से एक भी गॉसियन रिंग के कार्बन से कोई गॉसियन नहीं होगा, बल्कि रिंग पर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट से होगा, करेक्ट। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब इक्वेटोरियल पर लगा हुआ मिथाइल, देखो इधर के एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों के साथ गॉसियन देता है और इधर के भी एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों के साथ गॉसियन देता है, क्लियर। तो बताइए अगर मैं अब यहां इससे और इससे अगर एक सार निकालूं, तो बताइए सार ये हो जाएगा क्या? सार ये हो जाएगा कि अगर मान लीजिए ये 1 2 पोजीशन है और इस पर आर है और इस पर भी कोई आर लगा है। अरे समझना मैं क्या बोल रहा हूं, ये कोई 1 2 पोजीशन है, एडजेसेंट पोजीशन है, ये एडजेसेंट पोजीशन है, कोई रिंग की एडजेसेंट पोजीशन है, और इस पर मैंने क्या लगा रखा है? कोई 2 ग्रुप आर लगा रखे हैं। अगर इनकी स्टीरियो एक्सियल इक्वेटोरियल है या इक्वेटोरियल है या इक्वेटोरियल एक्सियल है, तो बताइए डाइहेड्रल एंगल क्या होगा? आप कहोगे डाइहेड्रल एंगल थीटा 60 डिग्री होगा। और अगर डाइहेड्रल एंगल थीटा 60 डिग्री होगा तो इनके बीच में होने वाला रिपल्शन अरे क्या कहलाएगा? गॉसियन इंटरेक्शन कहलाएगा। समझ गए? ये सार हो गया, निचोड़ हो गया, ये मान के चलिए ये आपका रामबाण हो गया, क्लियर। मैंने क्या बोला? साइक्लोहेक्सेन के अंदर मैंने कोई भी बॉन्ड ले लिया, कोई भी, है ना, और उन पर मैंने कोई भी आर चिपका दिए। अगर उनकी रिलेटिव स्टीरियो केमिस्ट्री एक्सियल इक्वेटोरियल है या इक्वेटोरियल एक्सियल है या इक्वेटोरियल है, तो उनके बीच का डाइहेड्रल एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा और उनके बीच में होने वाला रिपल्शन हमेशा गॉसियन रिपल्शन कहलाएगा, गॉसियन इंटरेक्शन कहलाएगा। ये आर एल्काइल ग्रुप है, ये ध्यान रखना। एल्काइल तो होगा तभी 1 नंबर और 4 नंबर पोजीशन बनेंगी। तो बताइए अब आप चाहे इस कंसेप्ट को आप अप्लाई कर दो। देखो इधर देखो, अरे इधर देखो, ये आपने 1 2 पोजीशन ले ली, देखो इधर ये आपने 1 2 पोजीशन ले ली, ये एडजेसेंट पोजीशन ले ली, देखो ये एडजेसेंट ये पोजीशन ले ली, तो देखो इक्वेटोरियल
गॉशे। देखो इक्वेटोरियल एक्सियल गॉशे। आपने सपोज एडजेसेंट पोजीशन ये ले ली, ये ले ली, ये तो देखो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल गॉशे, एक्सियल इक्वेटोरियल गॉशे, यही तो चीज हो गई। चलिए अब देखो पिछले सवाल में आ जाओ, पिछले में आ जाओ। इधर देखो आपने ये 1-2 पोजीशन ले ली, ये 1-2, ये 1-2 पोजीशन ले ली, राइट। देखो एक्सियल इक्वेटोरियल गॉशे, है ना। और अगर मैं ले लूं ये एक्सियल और ये भी एक तरह से रिंग का कार्बन हो गया। अब रिंग के कार्बन का तो मैंने जिक्र नहीं किया, बट मुझे पता है कि रिंग का कार्बन भी इसके साथ डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री ही रखता है, तो ये भी इधर से गॉशे दे देगा। मैंने तो अभी इसमें जिक्र केवल किसका किया, केवल किसका किया, रिंग से लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स का। रिंग पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनका जिक्र किया है। अगर उनकी रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री ये है तो हमेशा इनके बीच में गॉशे रिपल्शन होगा, गॉशे इंटरेक्शन होगी, शर्तिया, करेक्ट। और यहां साथ में आपने ये रिंग वाली जो 1-3 एक्सियल है ये तो समझ ही ली, ये तो जान ही ली, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आप लोगों को। तो ये मैंने आपको गॉशे इंटरेक्शन का पूरा रामबाण समझा दिया है, पूरा ब्रह्मास्त्र आपको दे दिया है, बस इनको आपको दिमाग में रखना होता है। चलो उतारो देखो एक बार, बताओ भाई बताओ, कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए अब देखिए एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग ताकि आपको बात समझ में आए। देखिए मैं सबसे पहले लेता हूं यहां पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है यहां, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या हो गया, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का मतलब हो गया ये, ठीक है। अब इस मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में मुझे गॉशे इंटरेक्शन समझनी है। देखो भाई देखो, मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बार मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को एक्सियल पे लगा देता हूं। बहुत ध्यान से समझना, देखो राइट, फर्स्ट एग्जांपल चल रहा है हमारे बीच में, और हमें पता है कि जब फ्लिपिंग होगी ना, फ्लिपिंग, तो ये मिथाइल फ्लिपिंग के बाद एक्सियल से कहां चला जाएगा, इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, करेक्ट। ये लीजिए, अब जब ये मिथाइल एक्सियल पर है तो कहिए इस मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के अंदर कुल कितनी गॉशे हमें नजर आ रही है। जब ये मिथाइल एक्सियल पर है तो इसको गॉशे एक तो देखो इस वाले कार्बन से मिल रही है और एक इस वाले कार्बन से मिल रही है, बस इसके अलावा और कोई गॉशे नजर नहीं आ रही, बिकॉज इस वाले कार्बन पर हमें कोई अल्काइल ग्रुप नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि चौथा कार्बन ही नजर नहीं आ रहा, तो गॉशे कहां से नजर आएगी। इस पर भी कोई मुझे और आगे साइड चेन में कार्बन नजर नहीं आ रहा, तो कोई गॉशे नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये मिथाइल इसके साथ गॉशे दिखाएगा, ये मिथाइल इसके साथ गॉशे दिखाएगा। अभी राइट नाउ हमें पता है ये मिथाइल जब एक्सियल पर होता है तो मैक्सिमम 4 गॉशे दिखा सकता था, उनमें से वो 2 गॉशे साइड चेन के साथ दिखाता था, लेकिन साइड चेन कोई अल्काइल ग्रुप यहां अवेलेबल ही नहीं है, तो वो तो हट गई, रिंग वाली दोनों गॉशे मेंटेन रही। ओके, अब मैं इसको इक्वेटोरियल पे आता हूं, फ्लिपिंग पे पर ये इक्वेटोरियल पर आ गया। अरे अगर ये इक्वेटोरियल पर आ गया तो रिंग के कार्बन के साथ तो गॉशे दिखाएगा ही नहीं, रिंग के कार्बन के साथ तो कोई गॉशे नहीं आएगी, क्लियर। अगर रिंग के कार्बन के साथ गॉशे नहीं आई तो बताइए अब मैं गॉशे कहां देखूंगा, मैं गॉशे देखूंगा रिंग में लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ। अब सब्स्टिट्यूएंट यहां कोई है ही नहीं, बिकॉज यहां तो हाइड्रोजन ही है। इसका मतलब राइट नाउ जब ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में मिथाइल इक्वेटोरियल पर होता है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई गॉशे इंटरेक्शन नहीं होती, यहां बोला जाएगा 0 गॉशे, क्लियर। यहां बोला जाएगा 2 गॉशे, समझना बहुत ध्यान से, करेक्ट। अब अगर यहां 2 गॉशे है तो आपको एक ये बात भी बताई मैंने आज के लेक्चर में कि एक गॉशे रिपल्शन से सिस्टम की एनर्जी 0.9 किलो कैलोरी पर मोल बढ़ती है, तो 2 गॉशे से कितनी एनर्जी बढ़ेगी, तो हम कह दें इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1.8 किलो कैलोरी
पर मोल, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये ज्यादा रखता है इसकी तुलना में। करेक्ट, इसकी एनर्जी इससे इतनी ज्यादा है। अब मैं आपको होमो एन्युलर का मतलब सिखाता हूं। अरे अगर मैं होमो एन्युलर गॉसे भी गिनता, उनको भी कैलकुलेट करता, तो बताओ यार, वो होमो एन्युलर तो इसमें भी होती और वो होमो एन्युलर इसमें भी होती, तो होमो एन्युलर से जितनी एनर्जी इसकी बढ़ती उतनी ही एनर्जी इसकी बढ़ती। तो वो जो होमो एन्युलर से एनर्जी बढ़ती है वो तो दोनों में बराबर बढ़ी ना। तो अगर मैं डिफरेंस भी निकालूंगा तो जितनी एनर्जी दोनों की बराबर बढ़ी तो वो तो वैसे ही एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं कह दूं यहां पर होमो एन्युलर से मान लिया 5 किलो कैलोरी बढ़ी, 5 इससे भी बढ़ी, तो इसकी 5 और 1.8 कितनी होगी? 6.8। तो 5 और 6.8 का डिफरेंस तो अभी भी वही 1.8 ही आएगा। इसलिए होमो एन्युलर का कहा जाता है कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, बिकॉज वो तो दोनों के अंदर होती है, मतलब वो तो चेयर फॉर्म में हमेशा होती है, तो मतलब ही नहीं है उसका। हमें केवल जो सब्सिक्वेंट लगे हुए हैं चेयर फॉर्म में, उनके रिस्पेक्ट में ही गॉसे इंटरेक्शन को देखना होता है। करेक्ट। अब मैंने यहां गॉसे इंटरेक्शन यहां पर बता दी है, इसमें 2, इसमें 0। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका डेल जी क्या होगा, तो आपको बता देता हूं डेल जी नॉट बराबर क्या होता है? ये होता है जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। याद रहे, मोर स्टेबल साइड हमेशा राइट हैंड साइड बनाना, मोर स्टेबल साइड हमेशा राइट हैंड साइड बनाना, ये ध्यान रखना। तो बताओ जी नॉट प्रोडक्ट यहां 0 बोला जाएगा और रिएक्टेंट का कितना बोला जा रहा है? 1.8 किलो कैलोरी। अरे तो डेल जी नॉट बराबर माइनस का 1.8 किलो कैलोरी पर मोल होगा। ये लीजिए, इतना होगा। या मैं इसको क्या कह दूं? इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर देखो। या फिर मैं इसको क्या कह दूं, समझना। या फिर मैं इसको क्या कह दूं, या मैं इसको ऐसे कह दूं, माइनस डेल जी नॉट बराबर 1.8 किलो कैलोरी पर मोल होगा। अरे ये भी तो कह सकता हूं ना, मैं कह सकता हूं। या मैं इसको क्या कह सकता हूं, माइनस डेल जी नॉट को ए वैल्यू कहते थे, माइनस डेल जी नॉट को क्या बोलते थे? ए वैल्यू। यानी मैं कह दूं इसके लिए ए वैल्यू कितनी बनेगी पूरे मॉलिक्यूल के लिए, है ना? इसके लिए अगर मैं ए वैल्यू एक मिथाइल के लिए तो 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। याद रखना, ए वैल्यू का जिक्र मैं केवल सिंगल सब्स्टिट्यूएंट होगा तभी करूंगा। अब तो समझ में आ रहा है आप लोगों के? करेक्ट। तो अब आप याद करो, जितना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट होगा, जितना बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होगा, वहां एक्सियल की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना, ये डिफरेंस आपका माइनस डेल जी नॉट ये उतना ही ज्यादा आएगा। और ये जितना ज्यादा आएगा, ए वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। तो जो पिछली क्लास में मैंने ए वैल्यू का जिक्र किया था, अब आपको इस ए वैल्यू का मतलब, माइनस डेल जी नॉट का मतलब समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये मैं मोनो सब्स्टिट्यूएंट के लिए ही चर्चा करूंगा, डाई ट्राई के लिए नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर कई प्रकार की चीजें चलती हैं, उससे नहीं होता। ठीक है, तो ए वैल्यू का मतलब समझ में आ गया। अगर मैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में सब्स्टिट्यूएंट का जैसे जैसे साइज बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे आकार बढ़ाऊंगा, तो वो जब एक्सियल पोजीशन पे जाएगा तो रिपल्शन ज्यादा करेगा, रिपल्शन ज्यादा करेगा तो एक्सियल फॉर्म का एनर्जी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अगर ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये डिफरेंस उतना ही ज्यादा आएगा। डिफरेंस को ही हम क्या बोल रहे हैं? ए वैल्यू। यानी ए वैल्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो बताइए, मैंने जो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के अंदर ये जो गॉसे रिपल्शन की चर्चा करी है, ये गॉसे रिपल्शन आप लोगों के समझ में आ गया क्या? ये गॉसे रिपल्शन आप लोगों के समझ में आ गया क्या? बताइए, उतारो फटाफट। चलिए, हो गया। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब इस गॉसे इंटरेक्शन का जो एप्लीकेशन पार्ट है, यानी इसकी प्रैक्टिस जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में, पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में, उसके बाद में हम कह दें डेकालीन में, सिस्डेकालीन, ट्रांसडेकालीन डेरिवेटिव्स के अंदर, फिर हम इसको अप्लाई कर देंगे एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन के जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, यानी पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, पर हाइड्रोएंथ्रासीन के अंदर, इन सब में हम गॉसे इंटरेक्शन स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम गॉसे इंटरेक्शंस की एप्लीकेशन पर आएंगे, यानी गिब्स फ्री एनर्जी एंड रिलेटिव पॉपुलेशन कैलकुलेट करना और इसको हीट ऑफ कंबशन से जोड़ना। ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।